ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी को फंड रेज करना है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहती है। सो एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया, कंपनी है राइट मूव लिमिटेड। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। लिस्टेड और अनलिस्टेड, इसके एमडी ने, आप इसकी सीएस हो, उसको ये बोला कि विन्नी मुझे 10 करोड़ रुपए रेस करना है, तो मुझको ये बताओ कि कौन कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से या किन किन तरीकों से ये पैसा मैं रेस कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है सिक्योरिटी हो, मुझे सिर्फ 10 करोड़ रुपए कंपनी में चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आप कैसे ला सकती हो, और उसके लिए क्या क्या तरीके अवेलेबल है। तो उसमें आपने उनको सबसे पहले क्या बोला कि हम सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं 10 करोड़ रुपए की, और वो दो टाइप की हो सकती हैं, इक्विटी और इक्विटी कन्वर्टिबल और नॉन इक्विटी कन्वर्टिबल। तो सबसे पहला एग्जांपल आपने उनको दिया कि हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। फर्स्ट केस को पढ़ो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 रुपए पे, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू और 90 रुपए प्रीमियम हो। ये करने से हमारे को ये सबसे प्लेन वनीला चीज है। हाँ हाँ। अगर आपको पैसा चाहिए, इक्विटी इशू करो और आपको पैसा आ गया। तो बट ये इसमें तो शायद सर टैक्स का भी कुछ टैक्स के भी एंगल्स होते हैं कि इक्विटी में टैक्स बहुत लगता है, डिविडेंड डीडीटी वाला टैक्स और अदरवाइज भी। हाँ, बाकी जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब है, उनमें टैक्स वैक्स के इश्यूज नहीं नहीं वो रहते। सब आता है, उसमें भी आता है, लेकिन एट द टाइम वो कन्वर्जन आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहला ये जो हाँ हाँ एग्जांपल आप उनको दोगे कि सर आप प्लेन इक्विटी शेयर इशू कर दो 100 रुपए के हाँ हिसाब हाँ से, तो आपके 10 करोड़ रुपए रेज हो जाएंगे, वैलिड है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने बोला कि देखो मेरे पास ना अभी 10 करोड़ मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे को टुकड़ों में पैसा लगना है। तो अभी मेरे को 2-2.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, बाकी पैसा अगले साल चाहिए। तो सेकंड मोड आप क्या सुजेस्ट करती हो? वारंट। वारंट क्या होता है, एनी वारंट आप आइडिया? मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अच्छा, warrants are also convertible into shares at a later point of time. तो मतलब क्या है वो, कंपल्शन है, ओब्लिगेशन है, क्या है? कंपल्शन होता है कुछ, मुझे टाइमलाइन नहीं पता, शायद 6 मंथ्स या 1 ईयर होता है कि उस टाइम में उन्हें कन्वर्ट करना ही रहता अगर आपको वारंट इशू करना है तो आप उसको कैसे बोलोगे? मतलब अपने एमडी को एक स्टेटमेंट बोलने की सर हम वारंट इशू करते हैं, तो आपसे पूछेगा है। कि वारंट इशू करते हैं का मतलब क्या है, क्या इशू करोगे, मुझे क्या दोगे? तो कैसे आप उसको डिस्क्राइब करोगे? तो ये जो आई लिखा थिंक है उसको जरा एक बार पढ़ो, ब्लैक में जो लिखा है वारंट के आगे। issue of warrant with the option to subscribe 1 lakh equity shares at 100 each, 10 face value plus 90 premium within a period of 18 months. अच्छा, 18 महीने में होता है convert। और बेसिकली ऑप्शन हो गया फिर ये तो हम्म कन्वर्ट करने का। आगे मतलब कंपलसरी नहीं होगा इसे कन्वर्ट करना पूरा मेरे ख्याल पूरा से। पढ़ो। अपफ्रंट आपको 25% ऑफ मनी देना है, और इफ यू डोंट सब्सक्राइब इन 18 मंथ्स। सर ये किस किस उसके हिसाब से है, ये ये आईसीडीआर के लिस्टिंग हिसाब से? लिस्टिंग लिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से। तो सर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इफ दे आर इशूइंग दीज तो इंस्ट्रूमेंट, उनमें प्रोविजंस नहीं है, उनमें प्रोविजंस नहीं है आईसीडीआर, तो उनको चॉइस करने की ऑप्शन है कि कितना पैसा अपफ्रंट लेना है, क्या लेना है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। तो वारंट के केस में ये क्लियर हुआ कि वो किस तरह से चलेगा। अब इसमें ईसोप और वारंट में क्या फर्क था? हेलो। हाँ हेलो। ईसोप और वारंट में क्या सर फर्क है? ईसॉप तो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं हाँ, और देयर नो हाउ, या मतलब जो भी वो करते हैं टू गिव देम सम स्टेक इन द कंपनी। और वारंट्स तो हम मतलब बेसिकली इशू इट टू एनीबॉडी ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो दोनों में फर्क क्या है? इस उसमें वेस्टिंग पीरियड होता है, वो 1 ईयर का होता है मिनिमम, इसमें 18 मंथ्स का पीरियड है। हम्म, और उस बाकी ऑप्शन तो दोनों में ही रहता है। उसमें अपफ्रंट मनी नहीं देनी होती, इसमें अपफ्रंट मनी देनी है। हाँ, उसमें भी ऑप्शन तो होता ही है अपफ्रंट मनी देने का, हम्म, बट इसमें शायद आई थिंक कंपलसरी है अपफ्रंट मनी देना। हेलो, एक मिनट, हाँ एक मिनट।
तो बेसिकली ईसॉप और वारंट में सबसे पहले तो रेसिपिएंट का ही फर्क है कि वारंट जो है वो थर्ड पर्सन को दिए जाएंगे, ईसॉप सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए। सेकेंडली हाँ इसके केस में मैक्सिमम टर्म 18 मंथ्स है, हम लिस्टेड का ही केस हाँ लेके चलेंगे लिस्टिंग रेगुलेशन के हाँ। हिसाब से। और उसके केस में मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, कि 1 साल के अंदर आप नहीं ले सकते, लेकिन वारंट पहले दिन से भी ले सकते हो आप। पहले दिन से लेके 18 मंथ्स के अंदर कभी भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ईसॉप के केस में आप 1 साल तक आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। ओके। क्लियर है? और हाँ फिर सर हाँ। फिर इसके केस में एक ऑब्लिगेशन है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपने जो अपफ्रंट पैसा दिया है वो रिफंड हो जाएगा, वो अपना फॉरफिट हो जाएगा वारंट में। अच्छा और उसमें ऐसा नहीं होता। तो कंपनी वारंट क्यों इशू ठीक है। करती है? बेनिफिट क्या है वारंट इशू अ- करने का? कि अगर एकदम से आपको सारा पैसा ना देना हो हम्म। और आपको लेटर पॉइंट ऑफ सपोज कोई बिजनेस हो हम्म। और उस बिजनेस में अभी हमें इतना ही पैसा चाहिए और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम्म। धीरे धीरे हमें और कैपिटल इन्फ्यूज करनी है तो हम्म। वारंट इशू करके फायदा हो जाएगा। दूसरा और क्या रीजन हो सकता है? ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इन्वेस्टर क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसको राइट तो उसके पास मिलेगा भी नहीं। इनिशियली अगर पैसा दे दिया लेकिन उसको राइट तो कोई नहीं मिला। एकदम से पैसा ना हो और उसे उस कंपनी में स्टेक लेना हो। पर स्टेक तो नहीं मिल रहा ना, 2.5 करोड़ देने के बाद भी स्टेक नहीं मिल रहा। वारंट होल्डर तो हो ही गया ना वो फिर भी। तो वारंट मतलब होल्डर का कोई राइट एनी नहीं टाइम है। कन्वर्टेड। हाँ। ही कैन कन्वर्ट इट एनी टाइम। हम्म। इट इज उसके एट हिज अलावा ऑप्शन। लिस्टेड कंपनी के कंटेक्स में जब आपको प्राइस को लॉक करना पड़ता है, जब आपको मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है, प्राइस लॉक करने का मतलब क्या है? आज आपने कर दिया, आपका प्राइस फिक्स हो गया अच्छा वारंट के केस में। अब फ्यूचर में कोई भी रेट होगा आपको आज के रेट पे ही मिलेगा। अच्छा। ये एक रीजन है। दूसरा, आपको मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं है, तो आप पूरा पैसा हम्म नहीं कमिट करना चाहते। तो आप केवल जितना आपने हम्म इनिशियल डाला है उतना ही रिस्क लेना चाहते हो, कि कल को अगर ये मेरा बढ़ गया हम्म, तभी लूंगा, घट गया तो नहीं लूंगा, मैं अपना नुकसान और क्यों करूं। ठीक है सर। क्योंकि कोई 2.5 करोड़ देने के बाद फॉरफिट क्यों कराएगा? सही बात है। तो इसमें इक्विटी का प्राइस सीधा लॉकिंग का फायदा है। प्राइस लॉकिंग का फायदा है, उसके बाद रिस्क का फायदा है कि आप सिचुएशन देख के अपना डिसीजन ले सकते हो कि मुझे सब्सक्राइब करना है कि नहीं। अगर 100 रुपये में आपको मिल रहा था, अभी 200 है, तो आप ले लोगे पैसा डाल के और अपना प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन 100 का भी आज 20 रुपये ही रह गया है, तो हम्म। आप और पैसा डालोगे क्या? 75 रुपीज, और 20 रुपये की वैल्यू बनाओगे इसकी। नहीं नहीं। तो आप बोलोगे जो लॉस हो गया अभी और नहीं करना। हम्म। तो इससे ये इन्वेस्टर को फायदा होता है। तो ये भी एक कन्वर्टिबल है वारंट, हाँ। जो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में। कन्वर्टिबल का मतलब ही यही है कि जो चीज इक्विटी में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि अल्टीमेट ओनर इक्विटी है, सब राइट्स इक्विटी के पास है। सो अल्टीमेटली अगर आप इक्विटी नहीं हो तो आपके पास कंपनी का राइट्स नहीं है। राइट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट समझ गए कैसे? यस रिस्क सर। रिस्क मिनिमाइजेशन हो गया। ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया हाँ जी। कि अगर 200 रुपये का रेट हो गया तो सब्सक्राइब करेगा, 20 रुपये का हो गया तो नहीं करेगा, तो उसका पैसा बच गया फर्दर लॉस होने से। राइट सर। हम्म। हाँ। सीसीपीएस क्या होता है? कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हम्म। जिसमें मतलब हमें कंपल्सरीली मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। पहले तो प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर्स इस प्रेफरेंस शेयर्स are the shares which do not give you ownership, but हम्म। basically they have a right, or they have a preference in case of repayment at the time of winding up, and a preference in case of payment of dividend. ठीक है, तो हम्म प्रेफरेंस शेयर तो ये हो गया। कन्वर्टिबल का मतलब क्या हम्म। हो गया? ये कहाँ घुस गया हम? Convertible मतलब they are also convertible into equity shares. और कंपल्सरी कन्वर्टिबल का क्या मतलब है? मतलब कि करने ही करने पड़ेंगे, वारंट्स की तरह ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक सर्टेन टाइम हाँ। के बाद कंपनी को इसकी पेमेंट करनी है क्या? कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में कंपनी का कैश आउट गो है क्या कोई? कंपनी को एक बार दस अपफ्रंट करोड़ पेमेंट। रुपए 10 करोड़ रुपए प्रेफरेंस शेयर की शेप में मिल गया। अब क्या ये 10 करोड़ रुपए कंपनी को वापस करना पड़ेगा? वापस हाँ करना पड़ेगा। कब करना प्रेफरेंस में पड़ेगा? तो रिडीमेबल रिडीमेबल है नहीं नहीं, या। आप सामने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखो और उसके हिसाब से बताओ, तो आपको समझ आएगा ये कि तो कंपनी कंपनी ये क्यों इशू कर रही है।
नहीं, वाइंडिंग अप के टाइम पे तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, पर अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गया सर, तो फिर क्यों करना पड़ेगा? नहीं हाँ, करना तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस केस में कंपनी का ऑब्लिगेशन है हाँ क्या? मैं क्यों इशू, देखो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए हम क्यों इशू कर हाँ रहे हैं, हाँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना पड़ेगा राइट कि कंपनी क्यों इशू करेगी, इन्वेस्टर क्यों सब्सक्राइब करेगा, इक्विटी क्यों नहीं ले लेगा। तो हर एक चीज को राइट सर, इक्विटी वर्सेस आपको समझोगे तभी आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। इशू कर दिया क्लियर सीसी होगा, पे, लेकिन राइट। क्यों किया? तो हाँ, कंपनी को इसका फायदा क्या है? कि उसे पे बैक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पैसा आया उसको पे बैक नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा फायदा हम्म, क्या है? कि मतलब प्रेफरेंस, कंपनी को क्या फायदा है दूसरा? कंपनी के पॉइंट ऑफ कि पैसा पैसा आ तो, जाएगा और वोटिंग राइट्स भी नहीं देने पड़ेंगे। हाँ समझे ना, तो इमीडिएट डाइल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट भी नहीं है, हाँ, इमीडिएट इंटरफेरेंस भी नहीं है, क्योंकि जब वोटिंग राइट नहीं है तो बोर्ड में नहीं है, शेयर होल्डिंग में नहीं हाँ, है, तो आपके डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकता। हम्म, कर सकता है? नहीं 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 ना, कर सकता जब वोटिंग ना राइट्स तो नहीं बोर्ड में है। आएगा ना उधर आएगा, सिर्फ इन्वेस्टर ही है, वो पैसा लगाया हुआ है उसने। तो फिर हम्म, इन्वेस्टर क्यों करेगा? ना तो उसको राइट मिल रहा है। हम्म, हम्म हाँ हाँ, तो वाई इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट? तो इसमें भी शायद प्राइस लॉक हो जाता होगा। हाँ, प्राइस तो इमीडिएटली लॉक हो गया। वो तो तो वही आपको फायदा है ऑप्शन, उसमें भी, जो कन्वर्जन में वारंट्स आपको वाले। ऑप्शन रहती है, कन्वर्जन में ऑप्शन रहती है कि आप आज की डेट का प्राइस लॉक करो या जिस दिन कन्वर्ट होना है उससे 30 डेज पहले का प्राइस लॉक करो। ठीक है। तो वो एक सेकेंडरी है। लेकिन हम्म, इसमें प्रेफरेंस में इक्विटी से दोनों गुण हो गए। एक तो उसको एक सर्टेन पीरियड तक एश्योर्ड रिटर्न होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कूपन रेट के साथ आता है, हाँ हाँ, 6% 8%, उतना उसको पैसा मिलेगा अपने उसके ऊपर, जो कि इक्विटी में हाँ डायरेक्टली जी, डालता तो नहीं मिलता था। राइट। हम्म तो जब तक हम्म, कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तब तक उसको उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि वो मोस्टली इसको कम्युलेटिव कर लेते हैं राइट राइट। 2 years के लिए। दैट मीन्स कन्वर्जन से पहले 2 साल का इनको डिविडेंड मिल जाएगा और फिर बची हाँ हुई हाँ, अमाउंट के शेयर मिल जाएंगे। अगर सीधा इक्विटी में करते थे तो खाली इक्विटी मिलती थी। ओके। इनिशियल फेजेस में अगर प्रॉफिट के स्कोप कम है और एक साल कंपनी डिक्लेयर नहीं कर रही डिविडेंड, तो इक्विटी के केस में 6% का नुकसान हो गया। वही पैसा अगर बैंक में डालता था तो 6% ज्यादा पैसा बन जाता था। राइट सर। तो इन्वेस्टर क्या करता है यहाँ पे, उसको एक तो एश्योर्ड रिटर्न मिल गई फॉर द इनिशियल पीरियड। अब लिस्टिंग में कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैक्सिमम 18 मंथ्स की अवेलेबिलिटी है। ओके। तो कोई भी अगर कन्वर्टिबल आपको लिस्टिंग में इशू करना है, हाँ हाँ, एज पर आईसीडी रेगुलेशन 18 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है, उसके अंदर वो कन्वर्ट होना है। ओके। तो इसी का ही, अगर ये कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो इसका दूसरा हाँ क्या हाँ, वर्जन बन सकता है? ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ए हम्म हाँ और सर, ऑप्शनली भी हो सकता है और पार्टिसिपेटिंग वाले भी होते हैं ना हाँ, सर? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। पर अभी कंपलसरी के हाँ एकदम रिवर्स क्या हो गया, कंपलसरी का हो गया ऑप्शनल। हाँ हाँ, अब ऑप्शनल अगर कंपनी उससे नेगोशिएट नहीं कर पा रही तो उसको क्या ऑप्शन देगी हम्म, कि हम आपको ऑप्शनली कन्वर्टिबल देते हैं। इसका मतलब ठीक क्या है। है कि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप मत कन्वर्ट करो, और हम जब इसका ड्यू डेट है 10 साल का जो भी टाइम है, उस टाइम हम इसको रिडीम कर देंगे, तो आपका पैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन आपको इक्विटी के बेनिफिट नहीं मिले, क्योंकि इक्विटी का बेनिफिट ज्यादा है, आप समझो। प्रेफरेंस और इक्विटी में इक्विटी का बेनिफिट ज्यादा है। अगर एक कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10,000 हो जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस हाँ शेयर हाँ, में 100 का शेयर 100 ही रहेगा। हाँ हाँ, तो इक्विटी में रिस्क एंड रिवॉर्ड ज्यादा रहते हैं। अगर कंपनी आज इन्फोसिस का शेयर जब लिस्ट हुआ 10 रुपए पे लिस्ट हुआ, आज 2,000 रुपये हाँ है, सर, उस टाइम उसने हाँ, इक्विटी भी इशू किया था और प्रेफरेंस भी इशू किया था 10 साल के लिए। राइट। प्रेफरेंस 100 रुपये पे इशू किया था 6% इंटरेस्ट रेट के साथ, और इक्विटी 10 रुपये पे इशू किया था। हाँ अब 10 साल के बाद वो शेयर का रेट 2,000 रुपये हो गया। हाँ, हाँ अब हाँ, जिस आदमी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था उसको कितना पैसा मिलेगा? 2,000। अगर एक शेयर भी उसको इन्वेस्ट ज्यादा किया, मिलेगा, मार्केट रेट अगर के एक हिसाब से मिल एक जाएगा शेयर भी ना। इन्वेस्ट किया है तो उसको 2,000 रुपये मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा?
100 रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स का तो उतना ही मिलेगा जितना उसने डाला था। तो हाँ, 100 100 रुपए। मिलेगा। हाँ तो आप समझ रहे हो कि इक्विटी में लोग क्यों आते हैं? हाँ जी, हाँ टू जी। रीप दी। सर मैं 1 मिनट, आ जाओ। 1 मिनट मैं पॉज कर रही हूँ, मतलब म्यूट कर रही हूँ। चलो ठीक है। और ये आपको समझ आया कि ऑप्शनली कन्वर्टिबल और फुल्ली कन्वर्टिबल में, कंपल्सरी कन्वर्टिबल में फर्क है? हाँ जी सर। ठीक है फिर। कंपल्सरी कन्वर्टेबल में पेमेंट ऑब्लिगेशन चली जाती है ना बेसिकली। और कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में क्या फर्क है? वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। कम्युलेटिव में जो अगर डिविडेंड किसी साल में नहीं दिया तो वो हम्म। अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और नॉन कम्युलेटिव में अगर एक साल नहीं मिला तो अगले साल आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। लाइक ठीक है। अगर 6% डिविडेंड है कंपनी का FY 21-22 और इस में, साल लॉस हो गया। और उसने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया 22-23 में, हाँ। अगर उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो प्रेफरेंस शेयर को उसको पिछले साल का प्लस अगले साल का देगी, तभी वो इक्विटी को डिविडेंड दे सकती है। ठीक है। और नॉन कम्युलेटिव में अगर अगले साल डिविडेंड देना है तो केवल प्रेफरेंस शेयर को उसी साल का देना है, 6%, पिछले साल का फॉरफिट हो गया, वो नहीं देना। अब ये क्यों होता ओके। है, वो टर्म्स कंडीशन इन्वेस्टर्स में क्या एग्री होती है, ये उनके ऊपर है। तो ये नेगोशिएशन का पार्ट होता है कि आप ठीक है। कम्युलेटिव रखोगे, नॉन कम्युलेटिव रखोगे, पार्टिसिपेटिव रखो। अच्छा, पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव में क्या फर्क है? पार्टिसिपेटिंग होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी अगर सपोज पार्टिसिपेट करने का वोटिंग राइट्स हो हम्म, जाते हैं उन्हें, दे कैन पार्टिसिपेट नहीं इन द नहीं, अफेयर्स ऑफ द डिविडेंड कंपनी। डिविडेंड के कंटेक्स्ट। अच्छा हाँ, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैन अपार्ट फ्रॉम द कूपन रेट अटैच्ड टू द प्रेफरेंस शेयर्स दे कैन हैव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आल्सो इन द। कैसे? अभी अगर कोई एग्रीमेंट हुआ कि ये पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसके हाँ हाँ टर्म्स हाँ में क्या लिखा रहेगा? उसमें लिखा रहेगा इक्विटी को 20% देने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको प्रेफरेंस शेयर भी हाँ इक्वली हाँ। कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या बन गए? राइट। हम्म। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, और जहाँ पे ये राइट नहीं है तो वो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर है जिनको कोई पार्टिसिपेशन का राइट नहीं है। तो अगर 10, जैसे भी राइट। मैंने इन्फोसिस का केस बताया, अगर वो 1,000 रुपये हाँ डिविडेंड दे रही है और इनका 6% ही हाँ है हाँ। तो इनको 6 रुपये ही मिलेगा, बाकी 994 किसको जाएगा? इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों को जाएगा। क्लियर? राइट राइट। तो ये कंसेप्ट आप समझे, इश्यू ऑफ CCPS। अब दोनों के कंसेप्ट से समझ गए कि दोनों को इन्वेस्ट कंपनी क्यों इशू करती है और इन्वेस्टर क्यों इशू करता है, लेता है। हाँ हाँ। इन्वेस्टर को इन्वेस्टर को तो बेसिकली प्राइस लॉकिंग का ही बेनिफिट है। नहीं नहीं, प्राइस लॉकिंग का तो बेनिफिट है ही है क्योंकि उस दिन आपका प्राइस फिक्स हो गया, लेकिन उसके हाँ हाँ। अलावा उसको एक सर्टेन पीरियड तक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगी जो इक्विटी के केस में अनसर्टेन है। तो सर कन्वर्टेबल क्यों फिर वो क्योंकि बाद में उसको प्रेफरेंस भी तो कर सकते हैं। राइट तो इक्विटी चाहिए ना। अगर कंपनी, अगर पैसा आप लगा रहे हो और उस पैसे से कंपनी अच्छा एक अच्छा, रुपए का स्टेक। 5 रुपए करने वाली है तो आप 1 रुपया ही क्यों लोगे? लेकिन इसमें क्वेश्चन ये होता है कि वो अपफ्रंट नहीं लगाने वाला है। यही पैसा वो इक्विटी में अपफ्रंट भी लगा सके, प्राइस लॉक कर सकता था ना। लेकिन 2 साल जब तक कंपनी अभी स्टार्टअप में है तो 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो उतना उसको नुकसान होता था। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हम्म। तो ठीक है, समझ गई मैं कि तो अभी तक तीन प्राइस, एक तो चीज, प्राइस हाँ, प्राइस लॉक इन हो गया कि इमीडिएटली आज के दिन में आपने प्राइस लॉक कर दिया। और उसके फिर अलावा अल्टीमेटली इससे हमें इक्विटी वाला बेनिफिट मिल जाता है, जबकि आज की डेट में डेट का भी हमें फायदा उठा रही इमीडिएटली है। डेट का भी फायदा उठा लिया, रिटर्न का, और हमें बाद में इक्विटी का बेनिफिट भी मिल जाता यस। है। इनिशियली सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया और हाँ। उसमें हमें एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, हम्म। तो CCPS या CCD से वो फायदा हो जाता है कि भैया तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा तो उस पर रिटर्न में मिल ही हम्म। जाएगा। जैसे मेरे केस में बहुत रेलिवेंट है, हम्म। बिकॉज कंज्यूमर्स को वो चाहिए, कुछ तो चाहिएगा व्हेन दे आर हम्म। पुटिंग इन मनी। तो ये CCPS का कंसेप्ट है। पर ये डिवेंचर, अब इसमें आगे जब आएगा फिर डिवेंचर क्यों नहीं करते? देखो डिवेंचर के नहीं तो केस सी, में नहीं नहीं, अगर इसका एकदम अल्टरनेटिव ये भी है ना, कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर।
हाँ हाँ उसमें तो जब आप कह रहे हो डेट का फायदा हो जाएगा तो प्योर डेट ही है, लेकिन कंपनी क्यों नहीं करती? सर, सीसीडी डेट थोड़ी ना, ऐसी एनी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इन कंपनी लॉ इज इक्वल टू इक्विटी। नहीं नहीं, कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर भी तो आएगा ना इसके बाद। नहीं नहीं, बट सर जो ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अगर हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें तो ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स एज इक्विटी नहीं वो ट्रीट ठीक है, होंगे वो ना। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से बोल रहे हो, पर जनरली जो मैं बोल नहीं रहा नहीं, वो हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से नहीं, ये तो जनरल कंसेप्ट ही लेना है, बिकॉज उसमें तो क्या? सिर्फ ये दिया हुआ है कि 70-30 डेट इक्विटी रेशियो रहना हम्म। चाहिए। बिकॉज बट उसमें ये डिवेंचर नहीं जो दिया है, हुआ कि डेट। पर हाँ डिवेंचर हाँ जो है अनलेस कंपल्सरी कन्वर्टिबल ना हो तो आप उसको हाँ इक्विटी हाँ, कैसे मान लोगे? नहीं कंपल्सरी कन्वर्टेबल की बात करिए, अगर हम हाँ, सीसीडी इशू कर रहे हैं लेकिन तो अभी उसे ये क्या बोलो, मानेंगे? इसमें क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी डिबेंचर जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो डिबेंचर ही क्यों नहीं इशू कर देते उसको कंपल्सरी? प्रेफरेंस शेयर ही क्यों इशू किया? कंपनी क्यों बोलती है प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगी? कंपनी क्यों बोलती है प्रेफरेंस क्योंकि शेयर इशू करो, डिवेंचर डिबेंचर क्यों जो नहीं है वो करनी? लाइबिलिटी है। अच्छा डिवेंचर में हर हालत में आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, अगर आपने 1 साल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये कहाँ प्रेफरेंस लिखा है सर? 164। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में, डिबेंचर्स के, हाँ डिस्क्वालिफिकेशन वाले हाँ, से। डिबेंचर्स के केस में हाँ हाँ आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू डेट पे अक्रू हो जाता है, तो यू हैव टू पे दैट। हाँ हाँ हाँ। अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो वो हम्म, आपका डिस्क्वालिफिकेशन में भी आता है। हम्म, हम्म। और ऑब्लिगेशन बन जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में प्रॉफिट होने के बाद ही डिविडेंड है, और वो भी राइट नहीं है। कंपनी अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही तो प्रेफरेंस को भी नहीं मिलेगा। राइट राइट, ठीक है, वारंट हो गया, ठीक है सर। सीसीपीएस हुआ, आगे क्या? और इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं 6% कंपल्सरी। ये देखो, क्यूमुलेटिव कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। तो 6% कूपन रेट हो गया। फिर यहाँ से हम्म आपको मालूम पड़ रहा है कम्युलेटिव है, फिर ये कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, और प्रेफरेंस शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर है तो सेक्शन 55 का भी ध्यान रखना है। यस सर। और कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव का फर्क समझ आया आपको? हाँ जी, डिविडेंड अगर एक साल में हम्म लॉस हो गया और नहीं पे हुआ है तो हम्म क्यूमुलेटिव के केस में वो अगले साल पे कर सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव के केस में कंपनी नहीं को कर फायदा सकते। क्या है? पीएनएल पे कोई बर्डन नहीं हो रहा, बिकॉज अगर इमीडिएटली आपको कुछ अगर प्रॉफिट है तभी डिविडेंड आता है ना, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से हाँ, आए? डिविडेंड नहीं आएगा। इंटरेस्ट में तो और पीएनएल में आना ही आना है, आपको एक्रू प्रोविजन करने ही करने हैं। और क्यूमुलेटिव के केस में तो सर पीएनएल पे बर्डन है ही, मतलब अगले नहीं, साल देगा। पीएनएल पे नहीं है ना, जब डिक्लेयर करोगे तभी है। कंसेप्ट डिविडेंड का हमेशा यही है। अगर समझो 2 साल कंपनी लॉस में गई तो कौन सा डिविडेंड? पर सर एक बात बताओ कि हम्म फिर क्यूमुलेटिव डिविडेंड को कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे सपोज इस साल मेरा लॉस हो गया और हाँ, मैंने इस साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो और कोई अगले साल मैंने प्रोविजन 12% प्रोविजन करा। प्रोविजन नहीं मेंटेन करते उसका। नहीं तो अगले साल 12% करा तो अगले साल 12% आपका नहीं देंगे प्रॉफिट पिछले हुआ, साल का? अगर आपका अगले साल हाँ प्रॉफिट हुआ तभी डिविडेंड हम्म, देने की बात आएगी। हाँ जी तो ठीक है, अगर जब डिविडेंड देने की बात आएगी तो इक्विटी वाले बोलेंगे हमें डिविडेंड दो। तो लॉ बोलता है हाँ इक्विटी को डिविडेंड तभी दे सकते हैं जब प्रेफरेंस का पैसा दिया हुआ हो। तो उस टाइम आपको हाँ, प्रेफरेंस वाले को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 12%। जितना अच्छा, बेसिकली प्रेफरेंस को जो डिविडेंड जाता है वो तो जो कूपन रेट हाँ, लगा हुआ होता है उस पे जाएगा ना, यस। एक्सेप्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। व्हेन वी आर हाँ टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, तो इसमें जैसे अगर सपोज कंपलसरी क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स या हाँ, हो तो फिर कैसे ट्रीट तो करेंगे? अगले वो साल अगर पार्टिसिपेटिंग सपोज भी है। पहले साल लॉस हुआ तो कोई डिविडेंड हम्म। नहीं मिला, अगले साल नहीं, मेरा क्वेश्चन हाँ एक मिनट बोलो सर, ना। ये है कि क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव डज इट फिक्स ओनली रिलेट टू फिक्स कूपन रेट या फिर जो फिक्स ऑप्शन फिक्स डिविडेंड होता है फिक्स उसको? फिक्स फिक्स प्रोविजन फिक्स कैसे वाले के चलते लिए। हैं ये देखो कैसे चलते हैं। अगर हाँ 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, 6% के हिसाब से 6 रुपीज डिविडेंड था, हाँ हाँ जो 2 साल पे नहीं हुआ। हाँ ठीक है, जी। 2 ईयर, 1 साल नहीं पे हुआ, हाँ, लास्ट ईयर पे नहीं हुआ। अब इस साल अभी हमको हम्म डिविडेंड देना है, तो अब हमें 1,000 में से, और ये पार्टिसिपेटिव है, तो पहले हमें कितना रुपया माइनस करना पड़ेगा? 6 रुपये लास्ट ईयर का, 6 रुपये हम्म करंट ईयर का,
जो उसका प्रेफरेंस राइट है। फिर इक्विटी का सपोज 20% डिविडेंड, तो अगर 1000 के हैं तो 200 रुपये उनका। अब जो प्रॉफिट बच गया 212 माइनस करके 788, इसको उन लोगों ने बोला है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रेफरेंस शेयर को 345 और इक्विटी को 345 उनकी रेशो में। रेशो अगर रेशो ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, हाँ जी सर। तो यहाँ पे अगर एक ही हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और यहाँ पर 10 हो, ठीक है, तो प्रेफरेंस को कितना मिलेगा? प्रेफरेंस को 12 रुपये प्लस 344, जो एक शेयर होल्डर है उसको पेमेंट कितने की होगी 1000 रुपये में से? 356। हाँ जी। और इक्विटी को कितनी होगी 10 शेयर होल्डर्स को पर शेयर होल्डर? ऊपर 200 थे, 200 डिवाइड बाय 10, 20 रुपीज। 200, अच्छा ये 200 यही लिखा, 200 का है सर? क्या ये 200 रुपीज 200। 20% के हिसाब से। अच्छा 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 अच्छा। तो इक्विटी पर शेयर अच्छा में, थोड़ा मैं हाँ थोड़ा कहीं ट्रैक लूज करा है, मैं कुछ मुझे देखो ना, थोड़ा समझ में 1000 रुपये प्रॉफिट था, प्रॉफिट है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, 1000 रुपये प्रॉफिट था, 6 रुपये 6% का डिविडेंड था जो पेड नहीं हुआ था ठीक लास्ट है। ईयर, एक हाँ साल हाँ का पेड नहीं हुआ, तो उसका आउटस्टैंडिंग हाँ। डिविडेंड कितना पेमेंट बाकी है? 6 रुपये। हाँ जी। अब 1000 रुपये के प्रॉफिट को जब हमें डिविडेंड देने की बारी आएगी तो हमें हाँ सबसे हाँ। पहले उसका लास्ट ईयर का डिविडेंड देना है, हाँ जी सर। फिर करंट ईयर का डिविडेंड देना है, यस फिर सर। फिर टोटल प्रॉफिट का 20% उन लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया इक्विटी के लिए। हाँ जी। 20%, तो 2000 का 20% 200 रुपये हो गया। हाँ जी। अब ये करने के बाद जो पैसा बचा वो बचा 788 रुपीज, हाँ जो जी। कि पार्टिसिपेटिव था। उसमें लिखा था कि जो भी एक्सेस बचेगा वो इक्विटी और प्रेफरेंस हाफ हाफ बांटेंगे। तो इक्विटी के ठीक हिस्से है। में आया 344 और प्रेफरेंस के हिस्से में आया 344। तो ओके। जो सिंगल प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उसको 12 प्लस 344 356 मिले। अब इक्विटी में 10 शेयर होल्डर थे तो 200 रुपये में पर शेयर होल्डर को कितना हिस्से में आया? 20 रुपीज। हाँ जी। प्लस एक्सेस अमाउंट 344.4 था, तो वहां पे कितना आया पर टन का? 34.4। तो पर इक्विटी शेयर होल्डर कितना डिविडेंड मिला? 54.4। तो ये था पार्टिसिपेटिव का एग्जांपल। हाँ जी सर। यही नॉन पार्टिसिपेटिव होता तो यहाँ 200 की जगह 988 हो जाता। हाँ सर। हाँ हाँ। अगर नॉन पार्टिसिपेटिव होता तो हाँ 988 डिवाइड बाय 10 हो जाता, तो पर शेयर होल्डर कितना हाँ मिलता? जी। 98.8। ठीक है, तो ये फर्क है पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव में। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से कम्युलेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर नॉन कम्युलेटिव होता तो ये 6 रुपये माइनस नहीं होता, हाँ कम्युलेटिव नहीं होता राइट सर। तो उसको सिर्फ 6 प्लस 344 मिलता या 6 रुपीज मिलता अगर नॉन पार्टिसिपेटिव रहता तो। यस सर। ठीक है, ये शायद अभी तो 3 इंस्ट्रूमेंट देखे हम लोगों ने, इक्विटी देखा, वारंट देखा और सीसीपीएस देखा। फिर उसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखी, कंपल्सरी कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव। राइट राइट, उसके बाद अगला आया राइट फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर। राइट। क्या होता है डिवेंचर? डिबेंचर डेट होता है, डेट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गए। नहीं, अगर बैंक से लोन लिया वो क्यों डिवेंचर नहीं है? नहीं डिबेंचर्स को इशू करना पड़ता है हम्म, एज पर सेक्शन 71 होता है ना सर? नहीं वो सब बात की बात है। अगर बैंक से लोन लिया वो भी तो बोरोइंग है ना, पर उसको हम डिवेंचर क्यों नहीं बोल देते? वो बोरोइंग है, डिबेंचर्स के बदले में तो कोई स्क्रिप इशू होगी, जैसे दैट शेयर्स मीन्स इशू दैट होते हैं। मीन्स दैट मीन्स स्क्रिप्ट की जगह वर्ड इट इज अ यूज करो, सिक्योरिटी। वर्ड की जगह यूज करो इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर क्या है? अगर हम डिवेंचर को डिफाइन करें तो डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग या एक्नोलॉजिंग डेट। ओके।
सो डिबेंचर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसके पीछे एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, राइट। जो ये कहे कि कंपनी को इतना पैसा देना है। जब बैंक से लोन लेते हैं तो उसके पीछे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, तो डिबेंचर जो है ट्रांसफरेबल रहते हैं। राइट सर। लोन ट्रांसफरेबल है क्या? नहीं, लोन तो ऐसा नहीं आपने हो सकता एक कि बैंक से मैं लोन अपने लिया और नाम से। दूसरे बैंक को पे करो, ऐसा नहीं होता ना बिना असाइनमेंट एग्रीमेंट के। लेकिन अगर आपने नहीं। डिबेंचर इशू किया और सामने वाले ने एक ट्रांसफर डीड भर के दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, तो हाँ यू हाँ। हैव टू पे अमाउंट टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। राइट सर। तो डिबेंचर में सबसे पहले बेनिफिट क्या है? मूवेबिलिटी है, हाँ कि जी। इशू किया किसी और को और पेमेंट ले रहा है कोई और। राइट सर। अब यही डिबेंचर जब आप प्राइवेट वे में ट्रांसफर कर रहे हो तो ये हाँ अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं। हाँ हाँ। जब ये ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू देते हो तो लिस्टेड डिबेंचर बन जाते हैं। राइट सर। दैट मीन्स आप एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर दे सकते हो कि मेरे को ये डिबेंचर बेचने हैं, और कोई भी अननोन पर्सन उस डिबेंचर को खरीद सकता है। राइट सर। तो डिबेंचर का पहले कंसेप्ट समझा, क्या डिबेंचर क्या है एज कम्पेयर टू लोन? हाँ सर। कि यस डिबेंचर सर, अगर यस। किसी डिबेंचर के इज थ्रू, फ्रीली ट्रांसफरेबल। पर उससे पहले इंस्ट्रूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है। हाँ हम्म जी। जैसे शेयर सर्टिफिकेट हाँ होता है जी। वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट है। तो इसका एंड हाँ जी। रिजल्ट कहाँ पे जाएगा? एक सर्टिफिकेट इशू होगा या एक सिक्योरिटी इशू होगी, जो कि या तो राइट। फिजिकल या डीमेट में अकाउंट में जाएगी। राइट सर। हम्म तो राइट तो राइट। डिबेंचर का सबसे पहली चीज है। फिर डिबेंचर की टाइप क्या क्या हो सकती है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क बताया ट्रांसफरेबिलिटी के कंटेक्स्ट में। हाँ जो जी। जो डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको क्या हाँ बोलेंगे? हाँ। अनलिस्टेड। अनलिस्टेड, हाँ। और जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप खरीद बेच सकते हो, उसको क्या बोलोगे? लिस्टेड डिबेंचर। तो ये पहला फर्क हो गया लिस्टेड और अनलिस्टेड में। यस सर। फिर अगला कंसेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर डिबेंचर जिसमें कोई अंडरलाइन सिक्योरिटी हो। दैट मीन्स अगर आपने पेमेंट नहीं करी डिबेंचर की, तो वो सिक्योरिटी हाँ रिलाइज हाँ। करके पेमेंट की जा सकती है। हाँ जी। और अनसिक्योर्ड क्या होता है? कि मतलब उसके नीचे हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब अगर वो गया तो पैसा डूब गया तो अगर किसी ने डूबा फेंक ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, सो दैट कल को अगर कंपनी वाइंड अप में गई तो पहले दिया। हाँ सिक्योर्ड हाँ। क्रेडिटर को मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड को मिलेगा। हाँ जी। हम्म हाँ जी सर। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके अंदर भी कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल वर्ड आ जाता है। तो कन्वर्टिबल हाँ डिबेंचर जी। क्या? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होगा? कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब इसमें भी दो कंसेप्ट सुने होंगे आपने, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल। हाँ जी। तो उसका क्या फर्क है? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो और उस केस पार्टली में कन्वर्टेबल। उस केस में कंपनी का पेमेंट ऑब्लिगेशन है क्या कुछ? पर कंपल्सरीली नहीं लिखा हुआ सर इसमें। नहीं नहीं, कन्वर्टिबल डिबेंचर हो, अगर फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर हो। तो मतलब ये इसमें फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इम्प्लाइज कि इनको करना ही करना पड़ेगा कि ये भी ऑप्शन नहीं, है। नहीं, वो सेकंड कैटेगरी है। लेकिन अगर फुल्ली कन्वर्टिबल हो और सामने वाला एक्सरसाइज करे, हाँ, हम्म एक्सरसाइज करें तो नहीं है पेमेंट तो आपको ऑब्लिगेशन। पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ से कंसेप्ट आ गया हाँ ऑप्शनली और कंपल्सरीली। हाँ। हाँ। और पार्टली कन्वर्टिबल में क्या होगा? पार्टली कन्वर्टेबल में अगर वो पार्टली कन्वर्ट होगा तो जितना तो पोर्शन फिर कन्वर्ट हुआ उसकी पेमेंट नहीं हाँ करनी, हाँ। और जितना कन्वर्ट नहीं हुआ राइट। उसकी पेमेंट करनी है एज ए डेट। राइट सर, राइट। तो डिवेंचर को हमने कितने टुकड़ों में बांट दिया पहले? डिवेंचर को हमने पहले बोला फुल्ली। लिस्टेड अनलिस्टेड, हाँ हाँ। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हम्म। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। यस सर। फिर कन्वर्टिबल को भी दो टुकड़ों में बांट दिया, फुल्ली और पार्टली। यस सर। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? ये पढ़ो, टर्म्स कैसे डिफाइन करेंगे? 1 लाख मतलब नंबर हो गया, फिर 6% कूपन रेट, फिर वैल्यू @100 ईच। ठीक है सर। क्लियर? हाँ जी।
तो इसके बाद क्या मिसिंग है, इसमें दो चीजें मिसिंग है कि ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, हाँ हाँ लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, और हाँ जी, कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। ये तीन चीजें और इसको डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। 1,06% ऑप्शनली कन्वर्टिबल, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ऐसे अपन मेंशन हाँ कर, जी हाँ जी, लिस्टेड डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, ऐसे वर्ड रहेगा। यस सर। ठीक है, अब ये पार्टली कन्वर्टिबल आप क्लियर है, यस सर। 5 नंबर, जो कि पोर्शन कन्वर्ट होगा और पोर्शन कन्वर्ट नहीं होगा। यस सर। उसके बाद हम ये सब उसी कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम। इन सब इंस्ट्रूमेंट से हमको पैसा आएगा, इनमें से कोई सा भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले पैसा नहीं आएगा। जो भी इसके हम, बदले पैसा नहीं आएगा? हाँ नहीं, अभी जो, सबसे ही आएगा सर, नहीं तो हम इंस्ट्रूमेंट इशू ही क्यों करें? नहीं बहुत रीजन है, बिना पैसे के भी हम इशू करते हैं। तो वो तो ईसॉप वगैरह स्वेट इक्विटी करते अभी हैं वो तो आएगा देखो, बेसिकली। हाँ। तो हाँ ये क्लियर हो गया। हाँ जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है डिवेंचर्स का, जो अपन कर रहे थे, अगर पेमेंट नहीं करी तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई। हाँ जी। तो इन्वेस्टर एश्योर्ड है कि 1 साल का, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ही डिले कर सकते हैं ये लोग। राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, एक्चुअल कंपनियों में आता है। जब डिवेंचर इशू करते हैं हाँ तो हाँ। कंपनियों को इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी डिफॉल्ट 1 साल से ज्यादा ना हो, नहीं तो पूरा बोर्ड खाली हो जाएगा। ओके। हम्म फिर और हाँ जी हाँ फायदा जी। क्या है, वोटिंग राइट नहीं मिलता। हाँ हाँ। पैसा मिल गया, वोटिंग राइट नहीं देना पड़ा। ठीक है। लेकिन नुकसान क्या हो गया, क्योंकि जितना इंटरेस्ट है वो कंपलसरी पीएनएल में चार्ज करना ही पड़ेगा, तो आपके प्रॉफिट उतने कम दिखेंगे। यस सर। और कैश ऑब्लिगेशन रहेगा इंटरेस्ट का। यस सर। जब अगर उसने कन्वर्ट नहीं किया तो पूरा पैसा वापस करना पड़ जाएगा। अगर 100 करोड़, एक कंपनी की 1 लाख की कैपिटल है और 100 करोड़ के उसने डिवेंचर इशू किए थे कन्वर्टिबल, हाँ हाँ और वो हाँ ऑप्शनली कन्वर्टिबल थे, और 1 साल के बाद हाँ। वो इन्वेस्टर बोलता है मेरा 100 करोड़ वापस दो, तो कहाँ से लाओगी। आप तो बिजनेस में यूज कर तो चुकी, कुछ नुकसान हो गया तब। ऑप्शनली कन्वर्टेबल इज जनरली नॉट ए गुड ऑप्शन, वो तब है जो एक क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है, उसमें आपका बिजनेस पे रिस्क आ आपका जाएगा। बेस बेस बहुत ज्यादा है, और उसमें आप छोटे पोर्शन के लिए इशू कर रहे हो। जब आप हाँ पूरा मतलब डिबेंचर 100 पे करोड़ रिलाई, में अगर हम हाँ। 100 करोड़ में अगर 10 लाख कर दें या 50 लाख कर दें, वो हम्म अलग बात है। तो ओसीडी में फायदा क्या रहेगा बट क्या चीज, कन्वर्टेबल में? सामने वाले को ना, अगर सामने वाले को आप पे भरोसा नहीं है तो उसको उसका हाँ पैसा हाँ। मिल जाएगा। भरोसा है या उसको लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी है, 1 का 5 होगा, तो कन्वर्ट करा लेगा। ओके। फिर ठीक है सर। इक्विटी में और कहाँ से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो सर ऑप्शनली कन्वर्टेबल में जो इनिशियल अमाउंट अपफ्रंट पेमेंट होता है वो वापस करना पड़ता है? ऑप्शनली है ना, अगर कन्वर्ट नहीं किया तो पैसा वापस करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडीम करने पड़ेंगे। डिबेंचर तो पूरी पेमेंट ठीक करके है। रिडीम होंगे। अगर आपने किसी ठीक है। कंपनी में डिबेंचर में सब्सक्राइब किया है, हाँ हाँ। आप इक्विटी की जगह डिबेंचर में क्यों सब्सक्राइब करोगे। इक्विटी की जगह मैं डिबेंचर सिक्योरिटी के लिए करूंगी ना, कि मुझे रिटर्न मिलता रहेगा। इंटरेस्ट आता रहेगा और रेगुलरली, क्योंकि डिविडेंड हाँ, अनसर्टेन होता है। और प्रेफरेंस एज टू माय पेमेंट भी नहीं नहीं, रीपेमेंट भी प्रेफरेंस रहेगा रेफरेंस नहीं उसमें। है, देखो बस प्रैक्टिकल बात करो। अगर आपके पास हाँ। 1 लाख रुपए है, एक आईपीओ है हम्म, और एक डिबेंचर इशू है, हाँ हाँ। और आपको फिक्स रिटर्न तो चाहिए। तो मैं डिबेंचर इशू के लिए जाऊंगी। आपको इट इज लाइक आपको एफडी वर्सेस आपको, स्टॉक। हाँ आपको रिस्क नहीं लेना है। हाँ हाँ। रिस्क ऑफ एफडी डेप्रिसिएशन या वर्सेस अप्रिसिएशन नहीं स्टॉक है लेना, कि हाँ। एफडी में डाल दो, थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाएगा, खुश रहो। और नहीं हम्म, तो फिर तुम स्टॉक में डाल दो, खूब सारा हो सकता है, खूब सारा मिल जाए, हो सकता है सारा डूब जाए। हाँ तो इसलिए ये रहता है। क्लियर। यस सर। फिर इक्विटी में और क्या कन्वर्ट होता है, लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हाँ जी सर। हैं। सेक्शन 62(3) कन्वर्जन ऑफ लोन टू इक्विटी। अगर कंपनी चाहती है, लोन ले रही है बैंक से, हाँ, हाँ 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 लेकिन बैंक को ये बोलती है कि हम ये लोन ना वापस नहीं करेंगे, हम इसके बदले में इक्विटी देंगे, हाँ हाँ। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है, देना उसी को ही पड़ेगा। अब ये लोन ट्रांसफरेबल नहीं है। राइट। हाँ, तो इस केस में आपको क्या फर्दर पैसा आएगा, क्या पैसा आएगा, हाँ 1 करोड़ रुपए, दस हाँ करोड़ हाँ। रुपए विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। हम्म। लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू डिवेंचर। हम्म। तो ये भी एक ऑप्शन है। हम्म।
ठीक है कि सर। अगर कंपनी चाहती है कि नहीं मुझे नॉन बैंकर के पास ही जाना है, या डिफॉल्ट के केस में उसने एग्री कर दिया कि अगर हमने डिफॉल्ट किया तो आप कन्वर्ट कर लेना इक्विटी में, राइट सर। तो ये ऑप्शन यूज होती है लोन इनटू इक्विटी की। कई बैंक वाले ये ठीक क्लॉज दिलवाते हैं कि हम आपकी कंपनी में लोन दे रहे हैं, अगर हमारा लोन का डिफॉल्ट हुआ तो हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इससे बैंक श्योर हो जाता है। हाँ, कि उसे कुछ टेक तो मिल ही जाएगा अगर नहीं भी हाँ, खेलना हुआ तो। और जल्दी अमाउंट इतनी रहती है कि पूरा स्टेक मिल जाएगा, कंपनी अपनी हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब एक एग्जांपल देख ले। Took loan from ABC Bank of Tampa with a condition that same will be converted into equity shares, and Rightmove passed a special resolution approving this arrangement. 1 lakh equity shares at the rate 100 each. तो कंपनी को फायदा क्या है? कोई कैश का ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। इन्वेस्टर को 10 करोड़ का 10 ही मिलेगा, लोन। हाँ, और अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली और कंपनी अच्छी चल रही है तो उसे कम- बढ़ के मिल जाएगा 10 का 15। कंपनी खराब चल रही है तो 10 मिलेगा, हाँ और हाँ हाँ, कंपनी अच्छी चल रही है और उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करी तो 10 का 15 हो 15, जाएगा। तो कन्वर्ट कर लेगा ना अपने शेयर। राइट सर। ईसॉप क्या होती है? ये भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है, यस सर। ये तो आप बता ही सकते हो। ESOP are issued to the employees of the company. मतलब एक तरह से आप उनको मालिक बना देते हो जिससे वो ज्यादा अच्छे से काम करें। तो कंपनी को फायदा। कंपनी तो बेसिकली को रहता है कि भी ईसॉप अच्छे से ईसॉप फंड रेजिंग ऑप्शन नहीं है, ईसॉप का जो ऑब्जेक्टिव है 10 करोड़। इंसेंटिवाइजिंग ऑप्शन है, हाँ, मोटिवेटिंग मतलब ये वो फंड इंसेंटिवाइजिंग रेजिंग नहीं जो है भी इसका इंक्रीमेंट ना ऑब्जेक्टिव। देगी। हाँ, वो तो है ही ऑब्वियसली। ये तो इसमें तो स्टेक्स भी बहुत कम, छोटा छोटा हाँ अमाउंट ही हाँ ज्यादातर इशू टू हाँ, और वो भी लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शनल है, तो पीपल। आपको फंड चाहिए हो तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय इसको एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। हाँ हाँ फिर और कहाँ से इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं? बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है? 1 मिनट होल्ड कर, इनको बाहर छोड़ो, 1 मिनट होल्ड। हाँ जी हाँ। बोनस शेयर क्या है? Bonus shares are issued by way of capitalization of reserves. तो ये क्या कंसेप्ट है? ये रिजर्व तो क्या बेसिकली है, क्यों बोनस इशू कर रहे फ्री हैं, में क्या मिल पता? जाते हैं, जैसे पर एक फ्री नहीं है कंपनी ना को ये, एक्चुअली में ये पैसा फ्री नहीं है। ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट हो गया? रिजर्व तो जो पिछले सालों का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट और है जो आपने उनको या डिविडेंड करके नहीं सिक्योरिटीज दिया? प्रीमियम नहीं है। नहीं, सुनो समझो, हाँ ये हाँ कैसा रहता है? ये वो प्रॉफिट है जिसपे शेयर होल्डर का राइट था, लेकिन आपने रिटेन कर लिया। अच्छा। आइडली अगर आपने 100 रुपये कमाया तो 100 रुपये शेयर होल्डर का था, दे देना था आपको उनको। यस सर। आपने नहीं दिया, आपने कहा हम आपको 30% ही देंगे, 70% कंपनी में बिजनेस के लिए यूज करेंगे। ओके। ऐसा करके आपने 70 रुपीज का रिजर्व क्रिएट कर लिया कि फ्यूचर में कभी राइट जरूरत सर। पड़ी तो। ऐसे करते करते 10 साल में 70 70 करके 7,000 हो गया। हाँ जी पर ये पैसा तो शेयर होल्डर का ही था। हाँ जी। अब इसका दो ऑप्शन है इस पैसे का, या तो आप डिविडेंड दे दो, हम्म। डिविडेंड दे दो, टैक्स ऑब्लिगेशन पूरे करो, ये सब करो, या फिर आप उसको बोनस दे दो, क्योंकि दोनों शेयर होल्डर का ही पैसा था जो आपने विदहोल्ड किया हुआ था। राइट। तो आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह उसको कैपिटल एसेट दे दी। फर्क क्या है दोनों में? अगर आप उतनी अमाउंट डिविडेंड देते, हाँ हाँ जो भी आपने उसका रखा हुआ था, हाँ। तो आपको उतना पैसा अपने अकाउंट से निकालना पड़ता था। राइट आपके सर। आपके कैश उतने कम हो जाते थे। अगर 7,000 रुपये डिविडेंड खड़ा हो गया है, मतलब रिजर्व में हाँ खड़े हाँ हैं, ये 7,000 शेयर होल्डर के ही हैं, अगर आपको उसको वापस करना है तो 7,000 के अगेंस्ट में 7,000 कैश तो ना पड़ा होगा, कोई एसेट में कन्वर्ट हो गया होगा, कोई कुछ ले लिया होगा आपने उसका। तो उतना पैसा बेच के 7,000 रुपये बैंक में ला के फिर से आपको शेयर होल्डर को देना पड़ता। यस सर। तो उसकी जगह कंपनी क्या कहती है, हम रिजर्व की जगह इक्विटी कैपिटल दे देते हैं। इससे क्या होगा? जिसको पैसा हम लोग को चाहिए, पैसे में। नहीं हाँ, नहीं, अल्टीमेटली वो बेच पैसे ही देगा। मिलेगा, वो बेच के ले लेगा, लेकिन कंपनी को कोई कैश हाँ, ऑब्लिगेशन आया क्या? नहीं, कंपनी को कोई कैश ऑब्लिगेशन। तो इसलिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये देखो नीचे, कंपनी का क्या है? नो कैश ऑब्लिगेशन, कोई कैश ऑब्लिगेशन नहीं है। इन्वेस्टर की नेटवर्थ
शॉर्ट टर्म में बढ़ जाती है, लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टर्म में सेम रहती है। रीजन बीइंग दैट अगर लिस्टेड शेयर है, हाँ एक के ऊपर आपने दूसरा इशू किया तो स्टॉक एक्सचेंज शेयर का प्राइस आधा कर देगी। राइट। अगर कल को शेयर 100 रुपए का था, आज बोनस इशू हो गया 2:1, तो बोनस के बाद वो शेयर मार्केट में उसका ऑटोमेटिक रेट 50 कर देंगे वो लोग। ओके। क्यों? क्योंकि जो शेयर का रेट था उसमें रिजर्व सरप्लस सबको कवर करने के बाद ही शेयर का प्राइस आता है। राइट सर। तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री थी, लेकिन क्योंकि अब आपके पास एक की जगह 2 असेट होगी, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ी, तो पर शेयर आपको बेनिफिट फ्यूचर में ज्यादा होने के चांस है। यस। उसके अगला इंस्ट्रूमेंट क्या था? स्वेट स्वेट इक्विटी क्या था? ये तो डायरेक्टर्स को नो हाउ के लिए और उन सब चीजों के लिए वी कैन गिव इट टू द डायरेक्टर्स। अब इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने? इसका एग्जांपल है कि एग्जांपल कहाँ दिया ये देख 9 कि 10 करोड़ का पेटेंट था, हाँ किसी प्रोडक्ट का पेटेंट था जो डायरेक्टर के नाम पे था। हाँ डायरेक्टर ने वो पेटेंट हाँ कंपनी को दे दिया, हाँ हाँ नो हाउ दे दी कंपनी को वो पेटेंट करने की। लाइक उसने कोई ड्रग ही बनाई थी, कुछ भी कराई थी, उसके अगेंस्ट में कंपनी उसको शेयर्स दे रही है। राइट सर। सो नो हाउ सबमिट की, उसके बदले में डायरेक्टर को पैसा मिला। अब ये किस रेट पे देना वो सब रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। इसमें भी वैसे ही जैसे ईसोप चलता है, लिस्टेड कंपनियों के लिए स्वेट रेगुलेशंस और अनलिस्टेड कंपनियों के लिए कंपनी लॉ के रूल्स। तो स्वेट इक्विटी क्लियर है? हाँ हेलो हेलो, हेलो। हाँ बेटा, हाँ सर आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ हाँ बोलिए सर। तो स्वेट इक्विटी क्लियर है? हेलो, क्लियर है सर, क्लियर है हाँ क्लियर है। ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? ये अगर हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर लिस्टेड बेसिकली आवर शेयर्स गेट लिस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज। एडीआर होता है कि अगर यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे उसको छोड़ के बाकी नहीं नहीं, कैसे करते? व्हाट इज डीआर? ब्रॉड डिपॉजिटरी रिसीट का क्या मतलब? व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसीट? मतलब इंडिया डिपॉजिटरी रिसिप्ट में अंडरलाइन शेयर्स, जैसे सपोज इफ वन डिपॉजिटरी वन एडीआर माइट बी। एग्जांपल ले लो, चलो मैं बोलता हूँ। राइट मूव लिमिटेड को डिपॉजिटरी रिसीट इशू करनी है, अपन एडीआर जीडीआर में अंडरलाइन इक्विटी शेयर्स इन इंडिया ऑफ बेसिकली। हेलो आवाज आवाज बेटा, आवाज तेरी। हेलो हाँ हेलो बोलो। हेलो। हाँ पूरी बोलो। रात बात। हाँ आ रही है क्या आवाज? हाँ मुझे तो आ रही है सर, आपको आ रही हाँ है? आ रही है। जरा हो गया था, अभी एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर राइट मूव एकेडमी को डिपॉजिटरी हाँ रिसीट इशू करनी है तो इसका क्या मतलब हाँ। है? एडीआर जीडीआर भूल जाओ, मुझे बोलो कि डिपॉजिटरी रिसीट इटसेल्फ क्या है? व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसीट? According to me, depository receipt represents the underlying number of equity shares, wherein आपने भी आई थिंक यही लिखा हुआ है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स माइट बी इक्वल टू 1,200, मतलब 1000 मतलब एक डिपॉजिटरी रेसिट माइट बी इक्वल टू 100 सुनो ना, इक्विटी शेयर्स या मैं 1000 एक इक्विटी छोटी सी शेयर्स। चीज बोलता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन करना। हम्म? एक कंपनी ने, राइट मूव ने 1 लाख शेयर इशू करे। हेलो, हेलो 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 हाँ हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ आ रही है सर, थोड़ी सी कट कट के आ रही है, अभी थोड़ा वाईफाई कनेक्शन आज डिस्टर्ब है। हम्म, अभी समझो। राइट मूव, आवाज आ रही है तो बोल, नहीं आ रही है तो बोलना। हाँ नहीं राइट, आएगी तो मैं बताऊंगी। हाँ राइट मूव लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है, और उसको एनएसडीएल के पास जमा करा दिए। ओके। एनएसडीएल ने उसके बदले में एक रिसीट दी कि हाँ मेरे हाँ पास 1 लाख शेयर्स इस कंपनी के जमा है। वो रिसीट आपने इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर को बेची। शेयर्स नहीं बेचे, शेयर्स इंडिया में ही है। उसके ऊपर जो डिपॉजिटरी ने रिसीट दी वो आपने इंडिया के बाहर बेची, तो उसको हम अच्छा। बोलते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट। अब अगर आपने वो अमेरिका में बेची, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को, तो बन गया एडीआर। अमेरिका छोड़ के किसी भी फॉरेन कंट्री में बेची तो वो बन गया जीडीआर। तो इसका मतलब क्या हो गया? एडीआर जीडीआर में शेयर्स का बेस हो गया इंडियन कंपनी के शेयर्स, जो कि एक डिपॉजिटरी के पास रखे हुए हैं, डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल। हाँ, उसके बदले में जो डिपॉजिटरी रिसीट मिली वो आपने फॉरेन इन्वेस्टर को बेची। जब आप अमेरिकन को बेच रहे हो तो एडीआर,
और अदर देन अमेरिका बेच रहे हो तो GDR। क्लियर है क्या? हेलो, हेलो, ठीक है। ADR GDR में मेन टर्म है DR, डिपॉजिटरी रिसीट। इस केस में क्या होता है, इंडियन कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और डिपॉजिटरी को देती है। 1 लाख शेयर्स डिपॉजिटरी के पास रख दिए और डिपॉजिटरी को बोलती है 100 शेयर की 1000 रिसीट दे दो मेरे को। लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। 100 शेयर्स की 1000 रिसीट दे दो, तो आपके पास 1000 इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब ये फॉरेन कंट्री में जाके उनको ये 1000 रिसीट जो कि बैक्ड बाय इंडियन डिपॉजिटरी है वो आप बेच देते हो। तो बाहर वालों के हाथ में डिपॉजिटरी रिसीप्ट है। एक रिसीप्ट का मतलब है 100 शेयर्स इंडियन कंपनी के। राइट सर। तो वो बाहर जाके डॉलर्स में उसको बेच के अपना डॉलर में पैसा ले लेती है। और वो जो बाहर के लोग हैं उनके हाथ में अब शेयर्स की जगह वो रिसीट है डिपॉजिटरी की, इशूड बाय NSDL की। इसके पीछे हम एग्री करते हैं कि 100 शेयर देंगे। अब सामने वाले को कभी इसको कन्वर्ट करना है तो वो डिपॉजिटरी रिसीट सबमिट करेगा और कंपनी उसके बदले में शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर करेगी। राइट सर। तो ये तो हो गया डिपॉजिटरी रिसीट। जब ये जो इन्वेस्टर है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, अगर अमेरिका में इशू कर रहे हो तो ADR बन गया, और अमेरिका छोड़ के किसी भी कंट्री में कर रहे हो तो वो GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होगी। GDR। अब इसका एकदम रिवर्स हो गया IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इंडियन, अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में देती है। हाँ, फॉरेन कंपनी क्या करेगी IDR इशू करने के लिए? वो अपने डिपॉजिटरी के पास शेयर जमा करेगी अपने, उधर से डिपॉजिटरी रिसीट लाएगी और इंडियन इन्वेस्टर को बेचेगी। इन्वेस्टर्स। राइट सर। तो IDR जब फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा रेज कर रही है, ADR GDR जब इंडियन कंपनी फॉरेन में रेज कर रही है। राइट। क्लियर है? यस सर। FCCB क्या होती है? ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली एक तरह की बोरोइंग होती है। डिबेंचर जैसा ही हो गया, लेकिन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल है। कि सामने फॉरेन इन्वेस्टर ने बोला इतनी करेंसी में पैसा दे रहे हैं लोन में और ये इसके बदले में इतनी इक्विटी में कन्वर्ट होगा। राइट। तो ये हो गया FCCB। तो अभी हमने 10 टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखे, और भी टाइप के आएंगे तो आप शेयर करना, लेकिन ये 10 टाइप के इंस्ट्रूमेंट मुझे बताओ क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली हमने देखा वारंट्स, इक्विटी फिर सबसे हमने पहला, CCPS सबसे देखा। पहला इक्विटी हो गया। हाँ, इक्विटी तो है ही। इक्विटी के अलावा फिर हमने देखा वारंट्स, फिर देखा CCPS, फिर हमने ESOP देखा, स्वेट इक्विटी देखा, हमने CCD देखा, डिबेंचर्स देखा, और CCPS, नंबर लेके CCD। बोलना, ऐसे तू मिक्स कर रही है। 1 नंबर 2 नंबर बोल। नहीं नहीं, सुन ना, मेरे को यहाँ पे 10 दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं। 1 नंबर बोल के दे, 1 इक्विटी, 2 ये, ऐसा बोल जरा, मिक्स कर रहे। One is equity, then second is warrants, then third is CCPS, then fourth is basically cumulative and different type of CCPS, cumulative and non-cumulative, say compulsory cumulative participating, compulsory cumulative non-participating. फिर then there is debentures, फिर then there is compulsory convertible debentures, फिर डिबेंचर को कितने टुकड़ों में बांटा मैंने? डिबेंचर को कितने टुकड़ों में बांटा? कंपल्सरी कन्वर्टेबल थे एक, तो फिर एक कंपल्सरी, एक नॉन ऑप्शनली कन्वर्टेबल भी बताए थे आपने। देख मैं अभी इस तरीका से जाता हूँ, अभी आप टुकड़ों टुकड़ों में याद कर रही हूँ। सबसे पहले डिबेंचर की बात करो। डिबेंचर है, फिर बात करो ये लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। फिर आप बात करो ये कन्वर्टिबल है कि नॉन कन्वर्टिबल है। फिर अगर कन्वर्टिबल है तो फुल्ली कन्वर्टिबल है कि पार्शली कन्वर्टिबल है। फिर अगर कन्वर्टिबल है तो ऑप्शनली है कि कंपलसरी है। और नॉन कन्वर्टिबल है तो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। ठीक है, तो ये सब डिबेंचर्स थे। उसके बाद क्या था? फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल हो गए, फिर लोन इनटू इक्विटी था।
हाँ ऑप्शनली, हाँ कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी भी था कि जो बैंक के पास अगर हमने सपोज रखवा दिया और बैंक से बोल दिया कि भैया तुम स्टेक ले लेना अगर हम नहीं पे कर पाए तो, फिर ईसॉप, दैट इज, फिर ईसॉप था, स्वेट इक्विटी था, फिर देन डिपॉजिटरी ईसॉप, रिसीट, स्वेट इक्विटी, फिर उसके बाद एडीआर जीडीआर, हाँ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। और एफसीसीबी बीच में कुछ मिस हुआ है क्योंकि 10 नहीं, तो, नहीं मिस हाँ हुआ। एफसीसीबी, हाँ ठीक है, अच्छा अब ठीक ये है, तो थे सिक्योर्ड। अच्छा, अब नॉन हाँ कन्वर्टिबल, अब नॉन कन्वर्टिबल में क्या क्या आएंगे? नॉन कन्वर्टेबल में तो स्ट्रेट आ जाएंगे इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी तो इक्विटी है डिबेंचर्स, ना, वो बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल क्या हुआ? शांति से चलो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर। हर एक का फायदा नुकसान बताओ मेरे हाँ को, हाँ, क्या फायदा नुकसान है? प्रेफरेंस शेयर खाली नॉन सो कन्वर्टिबल क्यों इशू करेगा? कंपनी क्यों और इन्वेस्टर क्यों? प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्यों, मतलब कंपनी इन्वेस्टर क्यों क्यों, लेगा, कंपनी क्यों लेगी, वही कंपनी क्यों फिक्स्ड इशू फिक्स्ड करेगी? रेट हाँ, वाली, ये देखो लिखा है सामने, पढ़ो एक बार। हाँ कंपनी को तो एकदम से फंड्स मिल जाएंगे बट वो तो इक्विटी में भी मिल जाएंगे। हम्म, और नौ हाँ पर अगर प्रेफरेंस इशू करना है तो फिर उस केस में दिस इज बेटर देन कन्वर्टेबल वोटिंग इन केस डाइल्यूशन नहीं होगा, इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट। वोटिंग डाइल्यूशन नहीं हाँ होगा, नो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशंस नहीं होगा, टिल प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा। प्रॉफिट्स आर अर्न, ऑब्लिगेशन टिल प्रॉफिट्स आर अर्न, क्यों ऐसा कूपन रेट नहीं देना पड़ेगा? पर वो नहीं ना, डिविडेंड डिविडेंड तो हमेशा प्रॉफिट होने पे ही देते हैं। 2 साल लॉस हो गए तो कहाँ डिविडेंड देना? अच्छा चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा तो भी, अच्छा ठीक। डिविडेंड तो आप हमेशा ध्यान रखो, डिबेंचर की तरह नहीं है, डिबेंचर में तो शुरू से ही हाँ, देना पड़ता है ना देना सर। पड़ता है, आपका प्रॉफिट हो या ना हो। तो हम्म, इन्वेस्टर क्यों करेगा? रिटर्न ऑफ कैपिटल तो है, श्योर रिटर्न है, रिस्क ऑफ इक्विटी नहीं है। प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट क्या रहता है इससे? हम्म, हाँ ठीक है सर। तो हम्म। प्रेफरेंस का फिर ट्रीटमेंट क्या रहता है? ये एक तरह से तो डेट की तरह हो गया, ये क्वासी क्योंकि डेट इस है, पे एक इसलिए इसको की बोलते हैं कूपन। क्वासी, क्वासी डेट बोलते हैं। इसमें डेट के लक्षण है लेकिन डेट नहीं है। बट हाउ डू यू ट्रीट इट व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेट, हाउ डू यू ट्रीट इट व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेट इक्विटी रेशियो? वो वहां पे उनके हिसाब से कि वो डेट में किसको ले रहे हैं। सो बेसिकली मैं पापा और अक्षत से आई वाज डिस्कसिंग दिस, नहीं, इसमें तो गूगल में मारो बोथ डेट हैव इक्विटी डिफरेंट तो, ओपिनियन। नहीं नहीं, डेट इक्विटी एस्टेब्लिश प्रोविजन है कि डेट में क्या लेना है और इक्विटी में क्या लेना है। इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर नहीं लेते, अच्छा, तो वो माइनस कर देते हैं क्योंकि वो भी पेमेंट करना है। हम्म। हाँ वही है बेसिकली, और उसमें एक रेट भी फिक्स्ड है हम्म, जो जाना है, भले ही वो शुरू से नहीं जाना है बट इट हैज टू। आपकी ठीक है आवाज बीच बीच में ठीक है कम सर। हो रही है। सो बेसिकली सर इक्विटी में तो सिर्फ इक्विटी काउंट हो सकता है ना, सिर्फ इक्विटी, वो प्लेन डेफिनेशन इक्विटी। ये ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्म है डेट इक्विटी, इसके लिए हाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, डिफाइंड है अच्छा कि डेट ओके इक्विटी निकालने के लिए इन आपको किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना है। तो आपको कहाँ पे डेफिने डिफाइंड है सर, किस किस गूगल मार लेना स्टैंडर्ड्स डेट में कहाँ इक्विटी पे? का, तो आपको मिलेगा ये गूगल में फाइनेंशियल। तो बहुत वैरायटी आ रही है, हाँ, तो आप जिस मारा था पर्पज हमने। के लिए यूज कर रही हो उस पर्पज से आपको लेना पड़ता है। बैंक के लिए डेट इक्विटी उनके हिसाब से चलेगी। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। ठीक है। सेकंड नॉन कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिवेंचर्स, सेकंड, हाँ जी हाँ जी, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स। यस सर, उसके यस सर। अदर तरीके क्या है फंड लेने के? लोन ले सकते हो, 10 करोड़ रुपए लेने के तरीके हाँ देख रहे हो ना लोन आप? ले सकते हैं, डिपॉजिट पब्लिक से डिपॉजिट डिपॉजिट इशू ले कर सकते हो, सकते हैं। डिपॉजिट रूल की कंप्लायंस करके। तो अभी हाँ आपने ये क्या देखा, जो हमारा पहला पार्ट था कि हम किन किन, आपके बॉस ने आपको 2 चीजें बोली थी कि किन किन तरीकों से मैं 10 करोड़ रुपए ले सकता हूँ। तो आपने एक लाइन से उसको बोला सर, 11 तरीके कन्वर्टिबल के हैं, ये 2-3 तरीके हाँ हाँ नॉन कन्वर्टिबल के हैं, और ये ऐसे हैं जिसमें इशू इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करने पड़ते। राइट राइट, हम्म। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, ये तो यस। तूने मेरे को बता दिया, अब मुझे बताओ मैं कैसे लूँ, पब्लिक से लूँ, प्राइवेट से लूँ, क्या करूँ? तो मैकेनिज्म है कि ये इशू कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। हाँ जी, तो अब ये देखो जरा, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू क्या हो आईपीओ, गया? जब आप 200 लोगों से ज्यादा ले रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक इशू। ठीक है। तो जब आप सिलेक्ट इन्वेस्टर से ना लेके जनरल पब्लिक एट लार्ज से ले रहे हो या 200 लोगों से ज्यादा ले रहे हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक इशू। उसमें फिर आईपीओ और राइट, एफपीओ क्लियर है?
यस सर। फिर और तरीके क्या है? आईपीओ, फिर राइट इशू है सबसे पहले। क्यूआईपी है हाँ नहीं, सुनो, लाइन से चलते हैं, क्योंकि आप अभी आप बोल रहे थे ना मेरे को सारे इश्यूज कवर करने हैं, तो अब ये यहाँ से आप इशू लिस्ट आउट करने शुरू करो। हाँ हाँ हाँ, तो अगर सबसे ठीक है पहला सर। जो कंपनी के पास ऑप्शन होती है वो होती है आईपीओ इशू करना, राइट। ठीक है। उसके हाँ, बाद सेकंड ऑप्शन होती है जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई तो राइट इशू इशू करना। नहीं सर, बट आईपीओ तो इज ए टीडीएस टास्क। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसे मैं नहीं यही, लिस्ट होना, तो वो हाँ आईपीओ क्यों पर ले? मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप लिस्टेड के कंटेक्स्ट में बातें कर रहे हैं ना हम लोग। हम्म। तो आईपीओ तो जो लाएगा वो तो लिस्टेड ही नहीं है। आईपीओ जो लाएगा वो लिस्ट नहीं होगा। वो बाद में होगा ना, आईपीओ आने के बाद। आईपीओ अगर आएगा, सुनो, एक हाँ कंपनी हाँ आज हाँ। राइट मूव हम्म। इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। आप उसके बारे में ही बात कर रहे हो कि अगर कोई लिस्टेड, अगर कोई लिस्ट होना चाहता पहले है पहले मैं तभी ये बोल रहा हूँ, क्या करे? कंसेप्ट लो ना, राइट मूव शेयर से लिस्ट हुई, आज इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है। हाँ अब हाँ इसको 1,000 से 1 लाख करना है, ये राइट इशू कर सकती है। हाँ हाँ। हम्म। राइट। 99,000 शेयर्स राइट का। सर। हाँ अब हाँ। 1 लाख से 2 लाख होना है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, हम्म हम्म 1 लाख शेयर्स का, ठीक है। हम्म अब इसको बिना पैसे दिए और करना है, बोनस इशू कर सकती है। हम्म तो 2 लाख का 2 लाख और एक के ऊपर एक बोनस दे दिया, हम्म तो मैक्सिमम अब इसकी कितनी कैपिटल होगी? 1, 2, 4 लाख शेयर हो गए। हम्म। हम्म। अब इसको 4 लाख से 400 लाख यस होना सर। है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? 200 लोग तो नहीं दे पाएंगे पैसा ये। हम्म। यहाँ तक ये अनलिस्टेड थी। हम्म। अनलिस्टेड राइट थी। सर। अब ये 4 लाख लेना है, इसमें इसने क्या बोला कि 1 लाख मैं इसको दे देता हूँ। राइट। 1 मिनट, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। फिर इसने बोला मैं 5 लाख स्वेट दे देता हूँ, हाँ जी। ठीक है। अब कितना हो गया इसकी? 10 लाख हो गए प्री आईपीओ हाँ कैपिटल, जी। जिसके अंदर 8 लाख, मतलब 4 लाख प्लस 1 लाख एम्प्लॉई प्लस 5 लाख स्वेट है, यही इसकी कंपोजिशन है। अब इसको राइट राइट। आईपीओ लाना है। अब इसने बोला मुझे इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 200 लोग तो ला नहीं सकते, तो इसने बोला अब हम आईपीओ लाएंगे। आईपीओ अब कितने का लाएगा अगर ये कैपिटल चाहिए इसको? 390 का। हाँ हम्म। अभी आईपीओ ले आई। हाँ। आईपीओ ले आई। अब आईपीओ के बाद ये पोस्ट आईपीओ ओके। कैपिटल इसकी इतनी होगी। हम्म हम्म। अब इसने बोला कि मुझे और पैसा हम्म चाहिए, और मैं अभी क्यूआईपी लाती हूँ 100 का, जो क्यूआईपी दे सकते हैं मेरे को पैसा। हम्म तो ये क्यूआईपी इशू लाके इसने कर दिया अपनी कैपिटल। क्यूआईपी ले आई, तो अब कैपिटल कितनी होगी? हाँ जी। 500। यस। अब इसने बोला मुझे 500 का 5,000 करना है। हाँ जी। पहले इसने बोला कि 500 का मेरे को 550 करना है, 50 इशू करना है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट राइट। 50 लाख का। अब इसकी कैपिटल होगी 50.5। अब इसको 55,000 करना है। हम्म। तो ये क्या करेगी? डिफरेंस का एफपीओ लाएगी, राइट। क्योंकि 200 से ज्यादा लोग ही दे पाएंगे इतना पैसा तो। फिर इसने बोला अब ये बहुत हो गया इंडिया से, अब मुझे अमेरिका से भी लेने हैं 50। 550 है ना, बोले 50 में अमेरिका से भी लूंगी, तो 50 लाख इशू करके उसके एडीआर इशू कर दिए। फिर इसने बोला मुझे रेस्ट ऑफ यूके से भी लेना है, जीडीआर इशू कर दिया। सर बहुत पैसा उठा रहा है ये, बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। अरे सुन ना, ये रिलायंस है, हाँ हाँ ठीक है। अब ये समझ गई, हाँ हाँ सर। एडीआर जीडीआर कर दिया इसने,
अब ये सब करके जो इसकी हाँ कैपिटल हुई हाँ रफली हाँ। 600 साढ़े छह वैसे सौ ऐसी कोई कंपनी होती होगी जो इतना सब हाँ कुछ है ना, इशू कर देती हो? रिलायंस है ना। अच्छा। ठीक है, अब इसकी कैपिटल कितनी होगी? हाँ 650 करोड़। अब यहाँ से मैंने आपको कितने, अभी एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट और छूट गया, जब ये स्टार्टिंग में थी हम्म तो यहाँ पे इसने अपने हाँ आप को स्टार्टअप कर हाँ दिया, हाँ हाँ। और स्टार्टअप को कन्वर्टिबल नोट इशू करने की ऑप्शन है। So convertible notes लोन cannot be लोन issued सी into other companies. हाँ, स्टार्टअप में अलाउड है इनको, तो कन्वर्टिबल नोट भी इसने इशू कर दिए, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सर, गया। एक कमर्शियल पेपर वगैरह भी होता है ना, कमर्शियल हाँ, वो पेपर, लिखवाया ना मैंने ट्रेजरी आपको, नॉन बिल्स। कन्वर्टिबल में। ये क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने मिस कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हम्म। कितने टाइप के फंड रेजिंग के ऑप्शंस हो गए, और ये कहाँ कहाँ कवर्ड है, मुझे हर एक को ये चाहिए। तो लिख तो कहाँ दिया। कहाँ कवर्ड अभी है, मतलब किस किस मतलब सेक्शन में? अब ये कौन से रेगुलेशन से कवर होगा, कहाँ तक कौन सा रेगुलेशन कवर होगा, यहाँ पे क्या आएगा? कंपनीज एक्ट। हाँ, यहाँ तो कंपनीज एक्ट आएगा, राइट इशू में कंपनीज एक्ट आएगा, और प्लस अभी आईसीडीआर भी कहाँ पे आना आएगा, इस चाहिए। स्टेज पे कहाँ पे अगर आएगा? लिस्टेड है तो। अभी कहाँ पे लिस्टेड है? किस स्टेज? अब अभी तो इसी कहीं को, लिस्टेड अब नहीं इसके है लाइफ तो स्टाइल को अभी। फॉलो करो ना, तो आपको समझ आएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा हाँ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। सीए हो गया, हाँ, तो हाँ, कंपनीज ही यहाँ एक्ट पे भी आएगा, कन्वर्टिबल है, कन्वर्टेबल सीए नोट्स ही में है। भी कन्वर्ट। हाँ अब यहाँ पे हाँ। प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एक्ट आएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कंपनीज एक्ट ही आएगा। आएगा, ठीक है। उसके बाद बोनस शेयर में कौन हाँ, सा एक्ट आएगा? इसमें भी कंपनीज एक्ट आएगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या आ गया, ईसोप में क्या आएगा? ईसॉप में भी कंपनीज एक्ट आएगा। स्वेट में, स्वेट में भी कंपनीज एक्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद हम्म। यहाँ पे आ जाओ, ये सब होगी। अब आईपीओ में क्या लगेगा? आईपीओ में कंपनीज एक्ट प्लस आईसीडीआर। सीए प्लस आईसीडीआर, हम्म। दोनों लगेंगे ना, हाँ हाँ। क्योंकि आईपीओ आईसीडीआर रेगुलेशन से होगा। हम्म। अब इस स्टेज पे इस ईसोप पे क्या लगेगा? सेबी शेयर बेस्ड रेगुलेशंस, हाँ जी। क्योंकि प्री आईपीओ स्कीम हो जाएगी, हम्म तो यहाँ पे सीए प्लस ये लग गया। हम्म। हम्म आईपीओ में ये लग गया, ये कैपिटल होगी। क्यूआईपी में क्या लगेगा? सेबी आईसीडीआर, यस सर। कंपनीज एक्ट का जो रूल है वो अलॉटमेंट अलॉटमेंट के, पर बेसिकली आईसीडीआर लगेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में अब यहाँ क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। प्लस आईसीडीआर, राइट। जो कि अब लिस्टेड हो चुकी है। हम्म। ठीक है, उसके बाद एफपीओ किया तो क्या लगेगा? आईसीडीआर। कंपनीज एक्ट प्लस आईसीडीआर। एडीआर एफपीओ जीडीआर में में, तो वैसे कोई खास। एडीआर जीडीआर में ओके। क्या लगेगा? प्लस, इसमें एडीआर जीडीआर में तो कंपनीज एक्ट भी लगेगा, और और वो इसके रूल्स फेमा भी, के भी प्रोविजंस सीए आएंगे आई सब थिंक। लगेंगे, सीए फेमा, एडीआर हाँ, जीडीआर रूल्स। आईसीडीआर में नहीं है ना, शायद किसी और में है, इसमें इसके सेबी में कोई और इसके रूल्स रूल्स है। हैं। अलग एडीआर, से है हाँ, इसके आई थिंक। एडीआर जीडीआर हाँ, रूल्स। वो नहीं है, ठीक है, आईसीडीआर में नहीं है इसके प्रोविजन। ये क्लियर हुआ। यस सर। उसके बाद अब जो भी बोनस करेगी, राइट इशू करेगी, कुछ भी करेगी अभी, तो उस सब में आईसीडीआर एप्लीकेबल है, प्लस यस सीए। सर। मैं लाइफ स्टेज में बता रहा हूँ कौन यस। सी स्टेज पे क्या क्या लगने वाला है, और फिर ये इनके प्रोविजंस है। सो अभी आपको जो पहला कंसेप्ट करना था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन सी टाइप से हम इशू कर सकते हैं, वो ये है। तो अगर कोई आपसे पूछता है राइट। क्या तरीके हैं, कैसे इशू करना है, हर एक में फर्क क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? हाँ, बता दो। अब आप बोलो, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल के केस में आपको क्या करना है। क्या सर, वॉइस ब्रेक हो गई थी। हाँ, अभी आप बोले थे ना कि अभी मेरे को मेरा एग्जांपल है ऐसा वैसा, मैंने कुछ तो भेजा है। हाँ हाँ हाँ। तो सर, मैंने आपको भेजा है। वही शेयर कर दे, बंद करता हूँ। वो मेरे पास इस पे है नहीं, रुको एक मिनट से मैं लेती हूँ इस पे ना। हम्म, इमेज शेयर जीमेल पे।
सर रिकॉर्डिंग अभी चालू है या बंद है? 1 मिनट बंद करता हूँ। हाँ क्योंकि फिर बंद ही होना चाहिए, कहाँ गई? स्टॉप।